हे गाइज, मिराई मूवी फाइनली आ चुकी है और मूवी जाते जाते मिड क्रेडिट सीन में हमें कुछ ऐसा दिखा जाती है जिससे सभी थिएटर में शॉक हो गए थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर आप लोगों ने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक देना, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसके मिड क्रेडिट सीन के बारे में। एंड अगर देख ली है मूवी तो इस वीडियो को पूरा देखना, मजा आने वाला है इस वीडियो में। फाइनली महावीर लामा के मरने के बाद यह 9th ग्रंथ कौन संभाला है और क्या राणा देगुपति का त्रेता युग से कुछ लेना देना है, ऐसे सवाल उठे होंगे माइंड में मूवी को देखने के बाद। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं को जानने वाले हैं एज ऑलवेज। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मूवी की स्टार्टिंग कलिंग युद्ध से होती है। सम्राट अशोका को युद्ध जीतने के बाद थोड़ा गिल्ट होता है। देन उसके बाद ऐसा दिखाया जाता है कि सम्राट अशोका के पास रहस्य से मिली कुछ ऐसी दैनिक शक्ति थी जिन्हें इन्होंने 9 बुक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसमें से एक अमृत ग्रंथ था स्पेशल, उसमें शायद अमर होने का राज थे। मूवी के स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया गया था सम्राट अशोका के चेस्ट से कोई एनर्जी बाहर निकली है जो सीधे की 9वें ग्रंथ के अंदर गई थी। तो इस पॉइंट से यह मूवी एक हिस्टोरिकल फिक्शन में चली जाती है। लाइक हिस्ट्री में सम्राट अशोका के बारे में ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यह फिक्शन हिस्ट्री देख कर मजा आता है। एंड यही नहीं बल्कि आगे भी काफी क्रिएटिविटी फ्रीडम के साथ काफी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया है चीजों को मूवी में, जिसे भगवान श्री राम के द्वारा स्पर्श किया हुआ वो वेपन। इन बुक्स को इन 9 अननोन मैन ने काफी अच्छे तरीके से संभाला। एंड पीढ़ी दर पीढ़ी इन बुक्स के प्रोटेक्टर चेंज भी होते गए, जैसे कि हमने ब्रह्मास्त्र में देखा था कि टाइम टू टाइम इन अस्त्रों को होल्ड करने वाला भी चेंज होते रहे थे। नाउ ज्ञान बहुत सारा था और इस ज्ञान को मिसयूज करने वाला एक विलन भी होना चाहिए। तो ऐसा ही एक खतरनाक विलेन आता है महावीर लामा नाम का। अब अगर मूवी देखी आप लोगों ने तो इसके बारे में सभी को पता होगा इसके बैक स्टोरी क्या थी, क्या हुआ था इसके साथ एवरीथिंग। तो एंडिंग में महावीर लामा के पास यह सारी बुक्स आ गई और ऑलमोस्ट इसने सारा ज्ञान निकाल लिया था इस बुक से। तभी वेदा इसे अपने वेपन से मार देता है, लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है यह जो वेपन था वो कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री राम का कोदंड धनुष था। अब आप सभी ने कल की 2898 मूवी देखी रखी होगी, उसमें भी एक वेपन दिखाया गया था जो कि अश्वत्थामा के पास था। लेकिन मूवी के एंड में यह रिवील होता है कि यह छड़ी कुछ और नहीं बल्कि महाभारत से कर्ण का गांडीव है। वैसे ही यहाँ पर यह जादुई छड़ी भगवान श्री राम का कोदंड धनुष था। नाउ प्रेजेंट में वेदा भगवान श्री राम को प्रेजेंट कर रहा था एंड लामा रावण को। नाउ इसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन आता है मूवी में। इसमें हम देखते हैं राणा देगुपति को, जिसके पास एक ऐसी यूनिक पावर है यह किसी भी मेटल को छू कर उसे सोने में बदल सकते हैं। एंड इसका एक डायलॉग भी है जो त्रेता युग में जस्टिस नहीं हुआ वो अब कलयुग में होगा। I mean, ऐसा ही कुछ बोलता है। नाउ इससे यह लग सकता है यह विलेन त्रेता युग का होगा। अगर हम इस डायलॉग को रामायण से जोड़कर देखें तो रामायण काल में ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं थी। त्रेता युग में रामायण के बड़े डार्क या विलेनियस कैरेक्टर मोस्टली यह थे रावण, लंका का राजा, जिसके पास बहुत सारे सीधे और अस्त्र थे पर गोल्ड टच वाली शक्ति नहीं। इंद्रजीत मेघनाथ रावण का बेटा जो माया, अस्त्र और इनविजिबल वारफेयर में मास्टर थे। कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली पर यह कष्ट के वजह से बहुत सोया रहता था। इनके अलग अलग रोल्स थे बट इनमें कोई भी पावर ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती थी जिससे यह टच करके किसी भी चीज को सोने में बदल सके। तो लगता है यह मिराई के मिड क्रेडिट सीन में राणा देगुपति का कैरेक्टर दिखाया है वो रामायण काल के किसी भी डायरेक्ट कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं है। I mean, यह एक विलन है तो हम इसे विलन से ही जोड़ेंगे रामायण काल से। I mean, जो इसका डायलॉग था त्रेता युग में जो जस्टिस नहीं हुआ वो इस युग में करूंगा। नाउ जितना मैं समझ पा रहा हूँ हो सकता है यह त्रेता युग के कोई बिलियनियर्स कैरेक्टर का वंशज है। इसे अशोका की बुक से ही कोई नॉलेज मिली है। देखो सम्राट अशोका की 9 बुक्स के बारे में हमें मूवी में बताया गया था एंड यह 9 ग्रंथों को पाना चाह रहा था लामा। तो इन 9 ग्रंथों में क्या था स्क्रीन पर दिख रहा है ना इन सबका ज्ञान। इसमें 4th बुक है, उसमें धातुओं को बदलने का ज्ञान मिलता है। एंड अगर तुमने मिड क्रेडिट सीन को ध्यान से देखा है तो राणा देगुपति ने ऑनेस्टली मेटल्स को हाथ लगाया था। मेटल्स के साथ साथ इंसान भी सोने में बदल रहे थे। भाई शुरुआत में मेटल्स का ही जिक्र होता है बट इंसानों को कैसे यह गोल्ड में चेंज कर रहा था। हो सकता है इसके बारे में भी इसने कुछ क्रैक किया हो। तो मेकर्स के पास एक क्रिएटिविटी लिबर्टी है, वो कुछ भी चेंज करके भगवान से जोड़ सकते हैं। नाउ ग्रीक मैथोलॉजी में ऐसा कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। मरीस नाम का एक किंग था जिसके पास कुछ ऐसे ही पावर्स थी, वो जिसे भी छूता था वो सोने में बदल जाता था। इसे एक ग्रीक गॉड से वरदान मिला था वो कैसे भी चीज को टच करे वो सोने में बदल जाए। ऐसा हो सकता है ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर इस नए विलन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मिराई पार्ट 2 आएगी यह तो कंफर्म है और इसी के साथ साथ कंफर्म है इसका नाम मिराई
किराई जयत्रिया होगी। यह वही नाम है जब वेदा ने इस छड़ी को एक्टिवेट करने के लिए जयत्रिया बोला था। लाइक ठीक ही था, मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। यह 9 बुक्स इनको बस प्रोटेक्ट करना है कुछ बुरी शक्तियों से, एंड अगर यह बुक्स का खजाना किसी के हाथ में लग गया तो वो दुनिया को तबाह कर देगा। और अगर सोचो यह ज्ञान वेदा ने ले लिया तो वो फिर से इसे सच्चाई के लिए यूज करेगा। पार्ट 1 आपको कैसी लगी एंड पार्ट 2 के लिए आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।